हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो कि ऐसे लीडर रहे जिन्हें कांग्रेस का जो एक धड़ा था वो काफ़ी पसंद करता था, और कांग्रेस का एक धड़ा था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बट जब से इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर हुए थे तब से जो उनका एक एम था, जो उनके जीते जी, जो उनकी आखिरी सांस तक उनका एक सोल एम रहा था, एक अंतिम उद्देश्य रहा था, वो था भारत की आज़ादी। और कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स मटेरियलाइज तो नहीं हो पाए, बट उनके एफर्ट्स के कारण वर्ल्ड जो था उस समय पे जो था उनकी नज़र में ये आया था कि किस प्रकार जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, जो ब्रिटिश राज है, वो किस तरीके से भारत को हार्म कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती बोस था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट में उड़ीसा में आता है। सुभाष चंद्र बोस छठे पुत्र थे, और कुल जो 9 बच्चे थे उनके माता पिता के। इनके जो पिता थे वो एक काफ़ी सक्सेसफुल लॉयर थे। उनकी जो मदर थी वो हिंदू गॉडेस दुर्गा और काली की काफ़ी पूजा करती थी, और हमेशा बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज थी वो सुनाती रहती थी। और उन्हीं से सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके अंदर एक जो ये स्पिरिट आप बोल सकते हैं ये डेवलप हुई थी कि वो जो लोग रहते थे दुख में, या जो लोग ज़रूरतमंद रहते थे, तो हमेशा उनकी मदद करने को देखते थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्हें एक बाप्टिस्ट मिशंस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में एडमिशन दिलाया गया जनवरी 1902 में। वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो सिर्फ इंग्लिश था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो लड़के हैं, वो इंग्लिश में पूरी तरीके से फ्लॉलेस हों। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते थे कि उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें एक्सेस करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए ये एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि आपको अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आपकी फ्लॉलेस होनी चाहिए। 1909 में सुभाष चंद्र बोस अपने भाइयों को फॉलो करते हुए रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल कटक में जो था वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, वहाँ पे जो उनकी जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, और उसी समय पर उनका जो एक आप कह सकते हैं कि जो झुकाव था वो इंडियन क्लॉथ्स की तरफ, और जो रिलीजियस स्पेकुलेशन था, धार्मिक कार्य वगैरह जो होते थे उसकी तरफ वो ज़्यादा इंगेज होने लगे। 1912 में उन्होंने जो मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम हुई थी उसमें सेकंड पोजीशन उन्हें आई थी, और जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ऑर्गेनाइज करवाता था। और 1913 में उन्होंने जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था कलकत्ता में, वहाँ पर फिलोसॉफी को अपना सब्जेक्ट के रूप में चुना, और वहाँ पे अपनी आगे की पढ़ाई जो हायर स्टडीज़ थी वो करना शुरू की। अब वहाँ पर क्या होता था, उस समय जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहाँ के एक प्रोफेसर थे। तो वो जो प्रोफेसर थे, कई बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो जो इंडियंस थे और जो इंडियन कल्चर था, इंडियन स्टूडेंट्स थे, तो कई बार वो उन्हें कुछ गलत बोल देते थे, या इंडियन कल्चर को वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते थे, और कई बार वो बच्चों से वायलेंट तरीके से भी हो जाते थे। तो उससे कई इंडियन स्टूडेंट्स जो थे वो उनसे नाराज़ थे। तो एक बार वहाँ पे कुछ बच्चों ने उन प्रोफेसर को एक जगह कहीं पर रोका, एंड स्टूडेंट्स हैव बिटन हिम, उन्हें मारा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, अब फॉर हिज अनवांटेड रिमार्क्स अबाउट द इंडियन कल्चर एंड फॉर बिंग डिसरेस्पेक्टफुल टू इंडियन स्टूडेंट्स। तो एक कॉलेज सर्वेंट जो था उस टाइम पे, उसने सुभाष चंद्र बोस को भी टेस्टिफाई किया कि वो भी उनमें से थे, छात्रों में से जो वहाँ पर उस समय पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो सुभाष चंद्र बोस को एक्सपेल कर दिया गया कॉलेज से, और उन्हें यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे, क्योंकि वो काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, वो एक काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनके पिता ने किसी तरीके से उस समय पर वापस से वहाँ पर बात करके, और वहाँ के जो उस टाइम के आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो उस टाइम पर वाइस चांसलर थे वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उन लोगों से बात करके उन्होंने वापस से सुभाष चंद्र बोस का वहाँ एडमिशन करवाया। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन किया, और वहाँ से अपना बीए कंप्लीट किया। और 1918 में उन्होंने जो अपना फ़िलोसॉफ़ी जो उन्होंने लिया था उसमें अपना फर्स्ट क्लास विथ ऑनर्स उन्होंने अपना वहाँ पर बीए कंप्लीट कर लिया। अब उनके पिता हमेशा से ही चाहते थे कि वो इंग्लैंड जाए, और वहाँ पर उस समय पे जो आईसीएस, जो इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती थी, वो लंदन में ही उस टाइम पे ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। तो उनके पिता ये चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएँ इंग्लैंड, और तैयारी करें और आईसीएस के लिए अपीयर करें।
और उन्होंने वहाँ पे गए तो थे तैयारी करने के लिए, और उन्होंने वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे मेंटल एंड मॉरल साइंसेज ट्राइपोस को अपना सब्जेक्ट के रूप में चुना था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब वहाँ पे तैयारी चालू की तो उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो जो भी टास्क अपने हाथ में लेते थे, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट डूइंग दोज थिंग्स, के मतलब चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी टास्क हो, वो हमेशा से काफ़ी सीरियसली काफ़ी डेडिकेटेड मैनर में उस चीज़ को करते थे। तो उन्होंने उस समय पर आईसीएस एग्ज़ाम जो होती थी लंदन में ऑर्गेनाइज, उसका पहला जो फेज़ था वो तो काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया था और उनकी 4th रैंक लगी थी ओवरऑल। बट उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर जो था, जब उन्होंने उस टाइम पर इंडियंस की जो इंडियंस टर्मोइल जो भारत में उस समय पर ख़राब स्थिति थी, जब उसके बारे में जाना करा ये सब जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने पिता को। अपने भाई से वो काफ़ी क्लोज थे, उन्होंने अपने भाई को बताया कि भैया मैं जो है आगे आईसीएस की जो परीक्षा है जो सेकंड फेज़ है उसके लिए अपीयर नहीं करना चाहता हूँ, और मैं अपने माँ बाप का दिल भी नहीं दुखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप काफ़ी चाहते हैं कि मैं आगे पढूँ। बट उनके भाई ने जब उनके माँ बाप से ये बात की और उन्हें समझाया कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि उनका जो बेटा है वो अपने देश के बारे में भी सोच रहा है इस तरीके से, तो विद देयर ड्यू परमिशन उन्होंने आईसीएस की जो सेकंड फेज़ की एग्ज़ाम थी उसके लिए वो अपीयर नहीं हुए। तो अप्रैल 1921 ने सुभाष चंद्र बोस ने अपने डिसीजन को बिल्कुल फर्म कर लिया, बिल्कुल मजबूती से उन्होंने इस चीज़ को वो किया कि वो आईसीएस की जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए अपीयर नहीं होंगे। अब कुछ टाइम तो वहाँ पर जब रहे तो सुभाष चंद्र बोस जो है सीआर दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक लॉयर थे और जो उस समय में जो बंगाल की पॉलिटिक्स थी उसमें एकदम चरम पर थे, बिल्कुल एकदम शीर्ष पर उस समय पर जो लीडर थे बंगाल की राजनीति में वो थे सीआर दास। और सीआर दास ने ही इनकरेज किया सुभाष चंद्र बोस को कि वो कलकत्ता वापस आएँ। और जब वो इंडिया पहुँचे 16 जुलाई 1921 को तो बॉम्बे पहुँचे और इमीडिएटली उन्होंने एक इंटरव्यू करना चाहा महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि उस समय पर जानना चाहते थे, क्योंकि गांधी जो थे उस समय पर काफ़ी फेमस थे और वो काफ़ी उस समय पे जो जैसे चंपारण मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, सहयोग आंदोलन, तो उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा उस समय पर फेमस थे। तो सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं राजनीति में आने से पहले जानना चाहते थे कि गांधी जी के क्या व्यूज़ हैं। अब गांधी जी भी उस समय पर बॉम्बे में ही थे, तो उन्होंने एग्री किया कि वो सुभाष चंद्र बोस से मिलना चाहते हैं। तो पहली ही मीटिंग में जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग थे। गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंट अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही ये जो आज़ादी तक हम पहुँचे, है ना, और कोई दूसरा जो रास्ता है वो नॉन नेगोशिएबल है। गांधी जी बिल्कुल अहिंसा के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि भैया सब कुछ एक्सेप्टेबल है, कि अगर देश को ये जो कॉलोनियल रूल है इससे आज़ाद करवाना है तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, आइदर इट इज़ द वे ऑफ नॉन वायलेंस और इफ़ वी हैव टू टेक द वे ऑफ वायलेंस ऑल्सो देन इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था। सुभाष चंद्र बोस को एक लीडर मिल गया था, एक गाइड मिल गया था सीआर दास के रूप में, चित्तरंजन दास ने उन्हें लॉन्च किया नेशनल पॉलिटिक्स में। उन्होंने अपना एक खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया स्वराज, और उसकी जो पब्लिसिटी थी, जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, जो उसकी जो पब्लिसिटी का काम था वो भी उन्हें सौंप दिया गया। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया और उन्हें बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी उस टाइम पे चुना गया। ठीक है, उन्होंने जो चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर शुरू किया था फॉरवर्ड, वो उसके एडिटर के रूप में भी काम करते थे। और जब चित्तरंजन दास 1924 में मेयर ऑफ कलकत्ता इलेक्ट हुए थे तो उस समय पर जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें सीईओ बना दिया गया था कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, 1925 में सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उस समय पर वो जो कांग्रेस के जो काफ़ी प्रोटेस्ट होते थे, एजिटेशंस होते थे, उनमें इन्वॉल्व रहते थे, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मंडाले जेल भेज दिया गया। तो मंडाले जो है वो प्रेजेंट डे म्यांमार में वो आता है और वहाँ पर उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ। 1927 में जब उन्हें प्रिजन से छोड़ा गया तब उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद वो जवाहरलाल नेहरू के साथ भी उन्होंने काफ़ी समय तक मिलकर काम किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की आज़ादी के लिए। दिसंबर 1928 में सुभाष चंद्र बोस को एक मौका दिया गया कि कलकत्ता में जो एनुअल मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का टास्क उन्हें दिया गया। उनका जो रोल था वो रोल था कि उन्होंने वहाँ पे एक GOC, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, उन्होंने एक ग्रुप वहाँ पे क्रिएट किया कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, और
उनका जो रोल था वो था जनरल ऑफिसर कमांडिंग का, एक वो उसके कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट किया। जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो एक ग्रुप था, जो कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स था, उनको पूरी तरीके से एक ड्रेस प्रोवाइड करवाई गई थी। वो ड्रेस खास सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल मिलिट्री यूनिफॉर्म की तरह सिलवाई थी। हर किसी को एक कैप प्रोवाइड करवाई गई थी। जब सारे कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पहुँचे, महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, एवरीबडी वेन रीच्ड देयर, तो उन्हें सैल्यूट किया गया बिल्कुल उसी तरीके से डिसिप्लिनरी वे में जैसे आर्मी वाले करते हैं, या फिर उस समय पे जो ब्रिटिश उस टाइम पे पुलिस थी या ब्रिटिश आर्मी थी वो जो फॉलो करती थी, बिल्कुल उस तरीके से जब वहाँ पर ये सब कुछ हुआ तो महात्मा गांधी जो थे वो बिल्कुल नॉन वायलेंस का सपोर्ट तो करते ही थे। अच्छा, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इस तरीके से ये जो सुभाष चंद्र बोस का जो ग्रुप था, एक जो उन्होंने वॉलेंटियर्स को एक ग्रुप बनाया था, इस तरीके से जब उन्होंने बिहेव किया तो महात्मा गांधी ने उसे बोला कि भैया ये तो एक बेल्ट्राम मिल्स सर्कस, बेल्ट्राम मिल्स सर्कस उस टाइम पे एक लंदन का बहुत फेमस सर्कस था। तो महात्मा गांधी ने उन्हें उससे कंपेयर कर दिया कि भैया ये सब जो यहाँ पर हो रहा है तो इट सीम्स टू बी लाइक अ सर्कस, ऐसा लग रहा है कि हम सर्कस में हैं और यहाँ पर एक जैसे कपड़े पहनकर इस तरीके का जो नाटक है ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जब उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने जब इस तरीके से वहाँ पर ये सब कहा, तो कहीं ना कहीं जो बंगाली लोग थे उन लोगों की जो डिग्निटी थी वो काफ़ी हर्ट हुई, वहाँ पर उन्हें काफ़ी बुरा लगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक में ये जो हैं यहाँ पर ये है मोतीलाल नेहरू, जो उस समय पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और साइड में आप देख रहे हैं इनके मोतीलाल नेहरू के, दिस इज सुभाष चंद्र बोस इन अ कंप्लीट यूनिफॉर्म। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो शुरू से ही काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, बट ही वॉज ऑलवेज इन द फेवर कि भाई अंग्रेजों ने देश पे राज तो किया है, बट वो हमेशा कहते थे कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो ये पसंद है कि अंग्रेज हमारे देश में एक डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं लेकर आएंगे। द वे दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर ट्रूप्स इन द कंट्री, द वे दे आर हैंडलिंग द कंट्री, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जो डिसिप्लिन और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ब्रिटिश लोगों का, उसे वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, और इस बार जब 1930 में कलकत्ता में मेयरल इलेक्शन हुए तब सुभाष चंद्र बोस वहाँ जीते और वो मेयर बने कलकत्ता के। मिड 1930s का जो टाइम था, 1930 से 1940 के बीच के ये जो समय रहा, इस समय पे सुभाष चंद्र बोस अलग अलग देशों में गए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, उन्होंने वहाँ पे जब यूरोप पहुँचे तो वहाँ पे एक इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी जिसे ओटो फोल्टिस जो थे वियना से, उन्होंने बनाया था, उनका काफ़ी सपोर्ट मिला। 1938 में जब ये समय आ गया था 1938 का, उस समय तक सुभाष चंद्र बोस का जो दर्जा था वो सिर्फ एक बंगाल तक सीमित नहीं रह गया था, वो एक राष्ट्रीय दर्जे के एक नेता बन चुके थे, और उन्हें कांग्रेस का एक धड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स। उनकी जो स्किल्स थी लोगों को इकट्ठा करने की, उनकी आप जो कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, ओरेटर वो काफ़ी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की तरफ झुक गया था, और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्हें का नॉमिनेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। वो पूरी तरीके से अनक्वालिफाइड स्वराज चाहते थे, सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे, चाहे उसके लिए वो कहते थे कि हमें अगर फोर्स भी यूज़ करना पड़े ब्रिटिश के खिलाफ तो हम करेंगे। और यही एक रीज़न था कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो हमेशा एक दूसरे से टकराती थी, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि वायलेंस इज़ ऑल्सो अ वे टू गेट द इंडिपेंडेंस, के हिंसा भी एक तरीका है जिससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो और ये कन्फ्रंटेशन ही जो था मोहनदास करमचंद गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जो कि बोस की प्रेसिडेंसी के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पूरी तरीके से मिलिटाइज्ड भी हो सकती है। कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से ये जो सुभाष चंद्र बोस की माइंडसेट है, ये फिलोसॉफी है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर इंटर कर जाएगी, और इसी वजह से उस समय पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो धड़ों में बढ़ गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी कोशिश भी किया कि महात्मा गांधी के साथ मिलके जो है यूनिटी मेंटेन की जाए, कांग्रेस को बचाया जाए, कांग्रेस के टुकड़े नहीं होने दिया जाए या फिर कांग्रेस में धड़े न बनने दिया जाए। बट गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप अपनी कैबिनेट फॉर्म कर लीजिए। ये जो रिफ्ट था जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में था, तो ये कहीं ना कहीं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में भी आ गया था एक समय जाते जाते। और उस समय पर जब आप कह सकते हैं कि जब वो चुनाव हुआ वहाँ पर,
ठीक है। तो वो जो चुनाव हुआ था प्रेसिडेंसी का उस समय पर, तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया। गांधी जी के जो उस टाइम पे प्रेफरेंशियल कैंडिडेट थे पट्टाभाई सीतारमैया, उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस उस समय पर बने थे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब ये जो उस समय पर ये जो फिर जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए, तो फिर जो गांधी जी का एक ग्रुप था जिसे गांधी जी लीड करते थे, तो उन्होंने काफ़ी, आप कह सकते हैं, छल कपट करके, उन्होंने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके, और उन्होंने किसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया, एंड ही वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंसी। और उन्होंने उसके बाद कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी थी उससे रिज़ाइन कर दिया। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने एक फैक्शन बनाया जिसको नाम दिया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स को, कुछ मतलब उसमें जो वॉलेंटियर्स थे, वर्कर्स थे, उन्हें छोड़कर बनाया। यू मुथु रामलिंगम थेवर, ये वो पर्सन थे जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी के लिए फाइट कर रहे थे, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बहुत रिजोल्यूट मैनर में सपोर्ट किया था, और काफ़ी रिजोल्यूट तरीके से इन्होंने उनका जब सपोर्ट किया, तो उस वजह से जो साउथ के पूरा कांग्रेस का पोर्शन था वो पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में चला गया था। तो इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल था उस समय पर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाने में। ठीक है। अब इनका जो करस्पॉन्डेंस है उस टाइम पर, ये क्या रिवेल करता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, जैसा कि हम बता चुके हैं कि उनको जो ब्रिटिश सब्जुगेशन था वो तो बिल्कुल उससे नफरत करते थे, बट वो हमेशा जो सिस्टमेटिक अप्रोच था और जो मेथडिकल उनका डिसिप्लिनरियन आउटलुक था टुवर्ड्स लाइफ, उसे हमेशा वो पसंद करते थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी काम किए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाना या आगे जाके आईएनए को बनाना, तो कहीं ना कहीं वो जो ये डिसिप्लिन था ये लोगों के अंदर लाना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो डिसिप्लिन है ये कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में आगे जाकर काफ़ी सपोर्टिव साबित होने वाला है। अब जब उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर जो था उसका एकदम से घोषणा हो गई, तो उस समय पर जो बॉस थे उन्होंने एक मास सिविल डिसोबीडियंस प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिंगथो के खिलाफ, कि उनका जो डिसीजन था कि इंडिया से कंसल्ट, इंडिया में पूछे बिना, आईएनसी कांग्रेस से कंसल्ट किए बिना उन्होंने ये किया था कि हाँ भारत भी वॉर में शामिल होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसके खिलाफ एक डिसोबीडियंस, मास सिविल डिसोबीडियंस प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने जो दूसरे लीडर्स थे उनसे कंसल्ट भी नहीं किया। तो ब्रिटिश के द्वारा उनके जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद जब वो 7 दिन की भूख हड़ताल पर गए, तो उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया, तो सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में उन्हीं के घर में अंडर सर्वेलेंस, आप कह सकते हैं हाउस अरेस्ट करके रख दिया गया। अब ये जो समय था सुभाष चंद्र बोस के लिए ये काफ़ी एक टफ टाइम था, और उनको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब जो ये देश के अंदर राजनीति है वो उनका जो मैनर है काम करने का उसके लिए सूटेबल नहीं रही। तो तब सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद जो दूसरी कंट्रीज़ है, जो ऐसे नेशंस हैं जो एंटी ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश के खिलाफ है, उन लोगों से सपोर्ट इकट्ठा करके ही विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस का जब अरेस्ट हो गया था, तो उन्होंने उस समय पर क्या किया, मतलब नाजी जर्मनी जाना चाहते थे, वो हिटलर से मिलने जाना चाहते थे, क्योंकि जो हिटलर थे वो उस समय पर पूरी तरीके से इन सब लोगों के खिलाफ थे, इन्हीं लोगों से लड़ रहे थे। तो अफ़गानिस्तान होते हुए और सोवियत यूनियन होते हुए वो जर्मनी की तरफ निकल गए। अब जब सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान होते हुए निकले तो काफ़ी उन्हें दिक्कतें भी आई होगी, क्योंकि जो ब्रिटिश था उनका पूरा राज इस एरिया में था। पहले वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान की तरफ गए, देन वहाँ से वो आगे निकले। तो एक जो पाश्तो लैंग्वेज होती है जो अफगानिस्तान में बोली जाती थी, सुभाष चंद्र बोस उसको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द पर्सन, जो ब्रिटिश स्पाइज वगैरह, जासूस वगैरह वहाँ पे होते थे, कि आसानी से वो पहचान ले। तो सुभाष चंद्र बोस ने तब क्या किया कि अपनी बियर्ड वगैरह, दाढ़ी वगैरह काफ़ी बढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने एक डीफ एंड डम्ब, एक मतलब आप कह सकते हैं कि गूंगे और बहरे इंसान की तरह उन्होंने बिहेव किया इस पूरे टाइम में, जब तक वो अफगानिस्तान क्रॉस ना कर गए, ताकि कोई भी उनको पहचान ना पाए। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो हुलिया था वो सब कुछ बदला, और वो मॉस्को गए। उन्होंने इटालियन पासपोर्ट बनाया, जो उसमें उन्होंने अपना नाम रखा था, वो रखा था काउंट ऑर्लैंडो मेजोटा। तो सुभाष चंद्र बोस ही वो पर्सन है जिनका ये नाम था, काउंट ऑर्लैंडो मेजोटा। तो मॉस्को से वो सीधे रोम पहुँचे, और वहाँ से वो जर्मनी निकल गए। तो ये सुभाष चंद्र बोस की पीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके वो एडोल्फ हिटलर के साथ हैं। एडोल्फ हिटलर जो कि नाजी जर्मनी के एक काफ़ी
बड़े लीडर आप कह सकते हैं, काफ़ी बड़े डिक्टेटर रहे और एक काफ़ी बड़े लीडर जिन्होंने मास किलिंग की थी ज्यूज़ की उस टाइम पे। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर जब सबसे पहले वो बर्लिन पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर जो है बर्लिन में, वहाँ पे एक फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। और वहाँ पे उन्होंने एक इंडियन लेजाइन मतलब वहाँ पे कुछ 4500 सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक आर्मी टाइप से बनाई, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, क्योंकि जब ब्रिटिश प्रीवियसली लड़ रहे थे कहाँ पर, नॉर्थ अफ्रीका में, तो इन्हें कैप्चर कर लिया गया था एक्सिस फोर्सेस के द्वारा। तो वो जो वॉर प्रिजनर्स थे उन्हें साथ में लेकर सुभाष चंद्र बोस ने ये ग्रुप बनाया था। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक जर्मन सबमरीन से ट्रेवल करते हुए वो एक जापानी सबमरीन पे पहुंचे, जहाँ से वो जापानीज ऑक्यूपाइड साउथ ईस्ट एशिया जो पोर्शन था वहाँ पर आ गए थे। अब इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ आने से पहले जब वो हिटलर से मिले मई 1942 में, तो उनके मन में पहले कुछ सवाल थे जो वो जानना चाहते थे कि क्या हिटलर कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करेंगे, क्या वो उनके साथ देते हुए इंडिया की आज़ादी के लिए कुछ करेंगे। बट उनके सस्पिशंस उन्हें मिलने के बाद कंफर्म हो गए कि जो हिटलर थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनके जो मैन हैं उनको वो इस वॉर में, इंडियन इंडिपेंडेंस के वॉर में इंक्लूड करें। उनका अपने कुछ प्रोपेगेंडे थे रिलेटेड कि भाई हमको क्या क्या जीतना है, क्या क्या करना है। तो वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को समझ आ चुका था कि भैया हिटलर इज़ ऑफ नो सपोर्ट टू मी, तो हिटलर इज़ ऑफ नो यूज टू मी, और वो मेरा सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ही कैन नॉट सपोर्ट मी ऑल्सो। तो एट डेट टाइम सुभाष चंद्र बोस फिर वहाँ से जर्मनी से निकले और जापान पहुँच गए। अब आई इंडियन नेशनल आर्मी, एक ऐसा ग्रुप जो कि काफ़ी फेमस है। इंडियन नेशनल आर्मी क्यों फेमस है? क्योंकि एक्टिवली तो उन्होंने इंडिया के अंदर रह के तो फाइट नहीं किया, बट उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, द वे दे अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम, तो उस पहलू से, उस एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हम ये मान सकते हैं कि आईएनए का जो एक रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में वो काफ़ी बड़ा था। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ये ब्रेन चाइल्ड था, एक जापानीज मेजर थे जिनका नाम था इवाची फुजीवारा, जो उस टाइम पे जो जापानीज इंटेलिजेंस यूनिट थी फुजीवारा कीकन उसके हेड थे। फुजीवारा का मिशन ये था कि एक ऐसी आर्मी बनाई जाए जो कि जापानीज आर्मी के साइड बाय साइड लड़े। फर्स्ट आईएनए जो बनाई गई उसे तो डिसबैंड कर दिया गया था दिसंबर 1942 में, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गए थे उस टाइम पर। जो हिकारी कीकन जो थे ये इनके बीच में, और जो मोहन सिंह, जिन्हें ये माना जाता है कि जापानीज मतलब जो पहली वो आईएनए बनी थी उसके जो लीडर थे मोहन सिंह, तो ये माना जाता है कि जापानीज हाई कमांड जो थी वो उस टाइम पर जो आईएनए थी उसको एक सिर्फ प्यादे की तरह और एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज़ कर रही थी अपने बेनिफिट के लिए। तो जब मोहन सिंह को ये सब चीज़ें पता चली या फिर उनके नज़र में जब ये सब बातें आई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ लिया जब पहली बार आईएनए बनी, कि भैया हम इस तरीके से आपके गुलाम बन के काम नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं, आपका उसमें सपोर्ट है तो हम बिल्कुल आपका साथ देंगे, बट आपके एक प्यादे की तरह हम काम नहीं करेंगे कि आपका युद्ध, आपकी लड़ाई हम साइड बाय साइड आपके लिए लड़े। अब ये जो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस का था ये वापस से रिवाइव हुआ किसके अराइवल से, जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से निकल के कहाँ पर आए, 1943 में फार ईस्ट में। जुलाई में जब मीटिंग हुई सिंगापुर में, तो रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने जो आईएनए ऑर्गेनाइजेशन था इसकी जो पूरी बागडोर थी वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पूरी जो एक आर्मी थी इसको रीऑर्गेनाइज किया, उन्हें बहुत सपोर्ट मिला। जो भी इंडियन पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ से पलायन करके वहाँ गई थी उन लोगों को काफ़ी उनको सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली भी उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया गया, ठीक है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का उस टाइम पे जो सेक्रीफाइस था एक इंडिपेंडेंस के कोस के लिए, उसको लेके वहाँ के लोगों के अंदर जो एक नेशनलिज्म की भावना थी, जो उनके अंदर ये था कि एक कोई व्यक्ति देश से दूर आके भी अपनी देश की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, तो उनको जो एक सोशल, उसके बाद फाइनेंशियल, हर तरीके का जो सपोर्ट वहाँ पे चाहिए था, तो वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय थे उन लोगों ने उन्हें प्रोवाइड करवाया। आईएनए की एक सेपरेट विमेंस यूनिट भी थी जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया था, और इसकी जो हेड थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, और ये एक अपनी टाइप की पहली एशिया में विमेन यूनिट थी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। अब एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीच सुभाष चंद्र बोस जो थे आईएनए के जो उनकी रैली थी, एक बार उसको उन्होंने जब वो एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने बर्मा में 4 जुलाई 1944 को अपना जो एक फेमस कोट था, जो उनका एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो उन्होंने वहाँ पर
दिया था। आईएनए का पहला कमिटमेंट क्या था, क्योंकि वो जापानीज उनका सपोर्ट कर रहे थे, तो उनका पहला ये था कि जो जापानीज थ्रस्ट, मतलब जो जापानीज हमला करेंगे किस तरफ, ईस्टर्न इंडियन फ्रंटियर्स ऑफ मणिपुर वगैरह में, तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन दे रहे थे किसको, जो ब्रिटिश आर्मीज वहां पे डिप्लॉयड थी। तो कहीं ना कहीं जो आईएनए का यूज जापानीज कैसे कर रहे थे, कि जापानीज ये चाहते थे कि भैया जो आईएनए है वो एक तरफ से जाकर इंडिया के ये जो पार्ट थे, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर में इम्फाल, कोहिमा, यहाँ जाके वो एक तरीके से हमला करे, और दूसरी तरफ से जापानीज आर्मी ब्रिटिश आर्मी पे हमला करके उन्हें हरा दे और इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले। एंड दिस इज वॉट जो मोहन सिंह को पता चल गया था कि जापानीज आर्मी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए और अपने प्रोपेगंडे के लिए ये यूज कर रही है। जब जापानीज जो थे उन्होंने अंडमान एंड निकोबार का पोजीशन ले लिया था 1942 में, तो एक साल बाद वहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी आईएनए की, वहाँ इस्टेब्लिश की गई, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और वहाँ का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो बनाया गया था ए डी लोगानाथन को, लोगानाथन को या फिर लोगानाथन को। आइलैंड्स को जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जब आज़ाद करवाया गया तो उन्हें दो नाम दिए गए, शहीद एंड स्वराज। ठीक है, अब ये जो बोस की विजिट थी 1944 में इस आइलैंड में एक ही बार हुई थी, तो जापानीज ने उन्हें काफ़ी केयरफुली आइसोलेट कर दिया था लोकल पॉपुलेशन में, क्योंकि एट दैट टाइम में जो जापान का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जो उस टाइम पे आइलैंड की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो लीडर थे दीवान सिंह, उन्हें काफ़ी उस समय पे टॉर्चर किया जा रहा था। अब जब बोस की विजिट हुई तो कई आइलैंड के जो सेवरल लोकल्स थे उन्होंने अटेम्प्ट किया कि भैया वो सुभाष चंद्र बोस से मिलें और उन्हें बताएं कि किस तरीके से जो दीवान सिंह है उन्हें जापानीज आर्मी के द्वारा ही वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। बट इसी टाइम पर जो ए डी लोगेंथन, जिन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था वहाँ का, वो अवेयर हो गए थे कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जेन्युइन, वो उनके हाथ में ना होकर जापानीज लोगों के हाथ में था वहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करते हुए गवर्नर जनरल की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और वो वापस गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था रंगून, वहाँ पर लौट गए। अब जो एडजेसेंट टाउन थे कोहिमा और इम्फाल के, उस समय पर उनको घेर लिया और किसने, जापानीज आर्मी ने पूरी तरीके से वहाँ पे कब्जा कर लिया। किसके साथ मिलकर, बर्मीज नेशनल आर्मी जो थी वो, और जो आईएनए की ब्रिगेड्स थी जिनका नाम क्या रखे गए थे, गांधी एंड नेहरू ब्रिगेड। तो सुभाष चंद्र बोस चाहे देश छोड़ के चले गए थे, वो चाहे बाहर जाके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, बट जो उनकी जड़ें थी वो फिर भी देश में थी। चाहे उनके नेहरू जी से, गांधी जी से कितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, बट कहीं ना कहीं वो उन्हें काफ़ी एडमायर भी करते थे, और उन्होंने जो आईएनए की ब्रिगेड्स थी उनके नाम भी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर, और जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जो ये लोग थे, इन लोगों को डेजिग्नेट करते हुए रखे थे। तो ये जो अटेम्प्ट था जापानीज आर्मी का इंडियन मेनलैंड के इस एक्सिस को कंट्रोल करने का, कौन सा, जो ये मणिपुर का एरिया था हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे जो जापानीज आर्मी इस एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी, इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन यूगो। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ नेशन एड्रेस किया था और उनसे उनका आशीर्वाद मांगा था, उनकी गुड विशेस मांगी थी फॉर द वॉर ही वॉज फाइटिंग। और ये पहली बार था कि गांधी जी को किसी ने फादर ऑफ नेशन कह के एड्रेस किया था। अब ये जो जापानीज अटेम्प्ट था इन टू टाउन्स जो थे कोहिमा और इम्फाल, इनको मतलब आप कह सकते हैं कि कैप्चर करने का, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसे ब्रिटिश आर्मी ने फेल कर दिया। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो पूरी तरीके से तैयार थी और उन्होंने जापानीज आर्मी को बाहर खदेड़ दिया वहाँ से। अब सेवरल मंथ का वहाँ पे जो जापानीज ऑनस्लोट हुआ इन टाउन्स में, तो कॉमनवेल्थ फोर्सेस थी जो ब्रिटिश मतलब आर्मीज थी, उन लोगों ने काफ़ी उसको वहाँ पर झेला, काफ़ी वो रुके रहे, और जो जापानीज आर्मी जो कि एक बर्बरता से, काफ़ी बैरबरिक मैनर में, काफ़ी टॉर्चर करते हुए, वहाँ पे लोगों को मारते हुए उस एरिया पे कब्जा जमाना चाहती थी, तो कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने काउंटर अटैक करते हुए जापानीज आर्मी को वहाँ से बाहर कर दिया। ठीक है, अब जापानीज डिफीट के बाद जो था ये कोहिमा और इम्फाल का जो बैटल जापानीज हार गए थे, जो बोस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक जो एम था कि वो इस्टेब्लिश एक मेनलैंड जो इंडिया का है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो एक अपना बेस बनाना चाहते थे, तो यहाँ पर जापान की हार के बाद उनका ये जो सपना था ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसके बाद जब रंगून भी हार गए जापानीज लोग, तो सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट थी
सीज टू बी एन इफेक्टिव पॉलिटिकल एंटाइटी, उनको एक जो पॉलिटिकल एंटाइटी के रूप में जो एक राजनीतिक एक उनको पहचान चाहिए थी वो भी उनको नहीं मिल पाई। एक लार्ज जो प्रपोर्शन था आईएनए ट्रूप्स का, एक जो लार्ज ग्रुप था उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल लोगेंथन के साथ काम कर रहे थे। जो रिमेनिंग ट्रूप्स थी बोस के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, जब यहाँ पर भी ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें हरा दिया तो वो मलाया थाईलैंड की तरफ निकल गए। सुभाष चंद्र बोस जब एक प्लेन में, जापानीज प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे तो 18 अगस्त 1945 को उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स, काफ़ी उनका शरीर जो था वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से जल चुका था। तो जापानीज रूल जो फॉर्मोसा है वहाँ पर ये उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, एंड ड्यू टू दीज इंजरीज, ड्यू टू दीज सीवियर बर्न्स, सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी। तो कुछ लोग जो आईएनए के हैं वो ये भी कहते हैं कि लोगों का ये माना जाता है कि आईएनए के जो कुछ लोगों को वो लोग ट्रेटर्स बोलते हैं, है ना, और ये चाहते थे कि आईएनए के जो लोग थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आके हमारी देश में हमारी लोगों को मारने में उन्होंने जापानीज लोगों का साथ दिया था, बट दिस इज नॉट द वे टू, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है उसको देखने का। जो एम था सुभाष चंद्र बोस का या आईएनए का, वो था इंडिया के अंदर खुद का एक बेस इस्टेब्लिश करना ताकि वो ब्रिटिश से लड़ सकें। अब जो जापानीज थे उनके इंटरेस्ट डिफरेंट थे, वो चाहते थे कि वो उस एरिया पर कब्जा जमा लें, एंड द किलिंग्स एंड द स्लॉटर ऑफ द पीपल्स इज मेनली डन बाय जापानीज आर्मी। बट लोगों को बिल्कुल उनके खिलाफ जो सिंपैथी थी वो बिल्कुल नहीं थी, वो हमेशा यही सोचते रहे, जो क्योंकि उस समय पे कांग्रेस का काफ़ी प्रभुत्व भी था, तो एक ये भी छवि बनी हुई थी कि भैया आईएनए जो है वो देश की आज़ादी के खिलाफ ही लड़ रही थी एक तरीके से। जो जो ब्रिटिश राज था उस टाइम पर, उनको कभी आईएनए से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने आसानी से आईएनए को वहीं पर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन था वहीं पर रोक दिया और वहीं से उन्हें हराकर बाहर कर दिया। ठीक है, तो 300 आईएनए ऑफिसर्स के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाकर उनके ऊपर ट्रायल भी किए गए, बट इवेंचुअली उन्हें छोड़ दिया गया। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे, क्यों अभी ऐसा कहा जाता है या बोला जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो नेहरू गांधी परिवार है उनको लेके काफ़ी कुछ हुआ। तो देखिए क्या था कि गांधी जी और नेहरू जी जो थे, इनका जो प्रभुत्व था कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा था। हमेशा से जब भी कोई ऐसा लीडर खड़ा होने की कोशिश हुई या फिर कोई एक ऐसा लीडर आगे आया, तो हमेशा नेहरू गांधी इन्फ्लुएंस के कारण वो लीडर को पीछे हटा दिया गया। तो वो आज भी बैकफायर करता कहीं ना कहीं कांग्रेस को, कि माना जाता है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति में इन्वॉल्व हो गई थी, एंड इट लीड्स टू द, मतलब आप कह सकते हैं इट लीड्स टू द बैकड्रॉप। जो ये बैकड्रॉप हो रहा है कांग्रेस का, जो कांग्रेस गिरी है, जो कांग्रेस का डिक्लाइन है, तो इट लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। देन सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज द पर्सन हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कई स्टाम्प्स भी इश्यूज़ किए गए 1964 में, 1993 में, 1997 में, इन सो मैनी ईयर्स। तो दीज आर 2 स्टाम्प्स विच आर लॉन्च्ड इन ऑनर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा नहीं है कि उन्हें रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा भी उन्हें काफ़ी बार रिकॉग्नाइज किया गया या उनके बारे में अच्छी बातें कही गई, उन्हें एक नेशनल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया गया। बट जो एक कहते हैं ना कि एक रिकॉग्निशन जो वो डिज़र्व करते थे, द वे ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, जिस तरह वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, तो जो एक नेचुरल रेस्पेक्ट वो डिज़र्व करते थे, वो उन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक रही या फिर जब तक कांग्रेस का राज रहा तब तक वो उन्हें नहीं मिल पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऑनर करते हुए कई जगह है, कई ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि कोलकाता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उसका नाम रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है, रोस आइलैंड, उसका नाम भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। देन 2021 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो 23 जनवरी जो कि डेट ऑफ बर्थ है सुभाष चंद्र बोस की, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और एक होलोग्राफिक स्टेचू भी इंडिया गेट पे पहले सुभाष चंद्र बोस का लॉन्च किया गया था, ताकि जब उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, और अब उसी जगह पर एक ग्रेनाइट स्टेचू भी रिप्लेस करके वहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये आपके सामने है कि पहले जब एक होलोग्राफिक स्टेचू इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पर लॉन्च किया गया था, एंड आफ्टर डेट इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ ग्रेनाइट स्टेचू। सो दिस इज ऑल अबाउट
Subhash Chandra Bose, a leader who fought for the independence of the country throughout his life and passed away वेरी सून। तो उनके बारे में ये मिथक भी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ तब नहीं हुई थी और बाद में भी कई लोगों ने उन्होंने देखा, बट दीज ऑल आर मिथ्स एंड स्टोरीज जो कही जाती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट सुभाष चंद्र बोस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।